बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एसपीएससी फिजिक्स लेक्चरशिप 2021 का जो पास्ट पेपर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं ताकि हर क्वेश्चंस बाय सिंप्लीफिकेशन आपको समझा सके। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए हमारे पास है एक्सेलरेशन, सेकंड वन इज द चेंज इन मोमेंटम, थर्ड हमारे पास है स्पीड एंड फोर्थ वन इज द डिस्प्लेसमेंट। देखें, याद रखें कि अक्सर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस क्वेश्चन में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर कि वो एक्सेलरेशन को टिक करें या डिस्प्लेसमेंट को टिक करें। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ये है कि जब भी एरिया की बात हो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हो तो वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। किसको? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वाइल जब भी स्लोप अंडर वीटी हो तो वो जो है स्लोप का नाम हो तो वो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। तो जो परफेक्ट आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट, के एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे कि हमें पता है कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जाहिर सी बात है वेलोसिटी इज वेक्टर पॉइंट t, तो इसको हम एरो लगा लेते हैं। तो यहां से अगर ds फाइंड करें तो ये होगा ds यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें यहां से तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो एरिया अंडर वी टी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो परफेक्ट आंसर इज द डिस्प्लेसमेंट। सेकंड एमसीक्यूज, a stone thrown from the top of a tall building follows a path that is। ये कह रहा है कि अगर एक स्टोन को हम टॉप ऑफ बिल्डिंग थ्रो करें तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा? सर्कुलर को, मेड ऑफ टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को, हाइपरबोलिक को और पैराबोलिक को। देखिए ये किस तरीके से, ये एक बिल्डिंग है, उसमें से हम एक स्टोन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। थ्रो जब करेंगे तो वो इस पाथ को फॉलो करके ऐसे मतलब कि इस तरीके से ये टुवर्ड्स द अर्थ आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि अब जो मोशन है ये मोशन अंडर द ग्रेविटी है। मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी में ट्रेवल करे तो वो उसको अगर हम थ्रो करें तो वो इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रेजेक्ट्री भी कह सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री, जिसमें ये टॉपिक आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये जो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट या पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज अ ट्रेजेक्ट्री। और इस तरीके से इस पाथ को हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ है। तो करेक्ट आंसर इज पैराबोलिक। थर्ड वन, a force on particle is conservative if पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो कंजर्वेटिव किस कंडीशन में होगा? ये याद रखें, तो फोर्स उस कंडीशन में कंजर्वेटिव होगा जब वर्क जो है वो होगा 0। इफ चेंज इन वर्क इज 0 देन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव कहलाएगा या कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इट्स वर्क इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये भी नहीं होगा आंसर। सेकंड इज इट ओबेज न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड वन इज इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, एंड फोर्थ वन इज इट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ एवरी मोशन नॉट ऑन द पाथ बिटवीन। तो ये करेक्ट आंसर है। देखें, वर्क डन 0 कैसे होगा? जैसे कि सपोज करें कि हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये रखते हैं, पाथ जो पॉइंट है ये, जैसे कि ये है ना, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है।
तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी मूव कर सकता है, इस तरीके से भी मूव कर सकता है फ्रॉम ए टू बी, या इस तरीके से भी मूव कर सकता है। ठीक है, पाथ कोई भी हो सकता है, लेकिन इसी पिक्चर को हम कुछ इस तरीके से बनाएं कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है, यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे आके एंडिंग हो रहा है। लेकिन पाथ भले कोई भी हो, ये वाला पाथ हो या ऐसे पाथ हो, तो हम कहेंगे कि जब भी बॉडी जो है वो एक ही पाथ पे से मूव करे और उसके किसी भी पाथ में मूव करे, बल्कि लेकिन उसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका एरिया, बल्कि एंडिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वो किस पाथ पे है, एंड पॉइंट। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द इट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी मतलब उसका जो वर्क है वो उसके एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। ये एंडिंग पॉइंट की लोकेशन किस तरफ है, एंडिंग पॉइंट की लोकेशन अगर ये हो तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वर्क जो है वो जीरो है, और वर्क जीरो है तो फोर्स जो है वो होगा कंजर्वेटिव। फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा, भले उसका जो है वो पाथ कोई भी हो। दैट मीन्स इट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ एवरी मोशन, not on the path between. Fourth one, an isothermal process for an ideal gas is represented on a PV diagram. Isothermal process में जो ideal gases का जो है वो PV diagram उसका किसको represent कर रहा है, a horizontal line को, a vertical line को, a portion of an ellipse, a portion of a hyperbola को represent कर रहा है। देखें किस तरीके से फॉलो कर रहा है ये पाथ। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो बॉडी का जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो सेम हो, चेंज ना हो। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास कंटेनर है और उसका जो ऊपर पिस्टन है दैट इज द मूवेबल पिस्टन, इसके नीचे हम यहाँ से डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो इसके अंदर गैस है उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, और इनिशियल कंडीशन में जो वॉल्यूम है दैट इज द V1। कंटिन्यूसली प्रेशर इंक्रीज होगा और ये प्रेशर पार्टिकल प्रेशर के साथ इस पिस्टन को हिट करेंगे और उसके बाद पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड। दैट मीन्स के प्रेशर चेंज हो जाएगा P1 टू P2। जाहिर सी बात है पहले वॉल्यूम V1 था तो अब वॉल्यूम कंप्लीट जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा V2। दैट मीन्स कि अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, अगर इसको हम ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक ग्राफ है हमारा, ठीक है, और ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्स एक्सिस में वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये है जब प्रेशर P1 है यानी कि हाई है और प्रेशर वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम कम है। और एंडिंग पॉइंट्स लेट्स सपोज दिस, प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है, ठीक है, प्रेशर अब कम हो रहा है और वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो पाथ है, ये जो पाथ फ्रॉम इनिशियल टू एंडिंग पोजीशन है वो इस तरीके से फॉलो करेगा, इस तरीके से। और ये जो पाथ फॉलोड बाय पीवी डायग्राम में जो पाथ है जो कि आइसोथर्मल में होता है वो फॉलो कर रहा है किसको, हाइपरबोलिक कर्व को फॉलो कर रहा है। दैट मींस के परफेक्ट आंसर होगा अ पोर्शन ऑफ hyperbola. Number fifth one, a radioactive atom X, कोई भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लेट्स सपोज X है, emits कर रहा है a beta particle, the resulting atom बल्कि डॉटर एटम जो है वो क्या कहलाएगा, must be very reactive chemical, has an atomic number that is one more than that of X, यानी कि इसका मतलब ये है तो उसका एटॉमिक नंबर यानी कि डॉटर न्यूक्लियस जो है या एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस या एटम से 1 टाइम ग्रेटर हो, हैज एटॉमिक मास नंबर दैट इज 1 लेस देन ऑफ X, मास नंबर पहले वाले से कम हो, मस्ट बी रेडियोएक्टिव, लास्ट वन इज द मस्ट बी रेडियोएक्टिव। तो कौन सा आंसर परफेक्ट होगा, ये याद रखें, बीटा पार्टिकल कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाई एंड पावरफुल इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब
बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस कैसे होता है, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि बीटा पार्टिकल किस तरीके से जनरेट होता है, किसी भी एटम न्यूक्लियस में से कैसे जनरेट होता है। ये याद रखें, बीटा पार्टिकल को समटाइम नेगेटिव बीटा पार्टिकल भी कहा जाता है, बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, जब भी न्यूक्लियस के अंदर कंडीशन ये है कि इफ न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो ग्रेटर हो प्रोटॉन के तादाद से, तो उस कंडीशन में जो एटम होता है या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मोस्टली वो अनस्टेबल कहलाता है, वो अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल रहने के लिए वो न्यूक्लियस कंटिन्यूसली रेडिएशन से इमिट आउट कर रहा होता है। अब क्या होगा कि न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वन बाय वन। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन का चार्ज हमें पता है कि 0 है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन का चार्ज +1 है। तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए अगर प्रोटॉन 1 है तो एक और पार्टिकल यहां से प्रोड्यूस होगा जिसका चार्ज नेगेटिव हो, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, तभी चार्ज कंजर्व होंगे और फाइनली न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। तो जैसे ही प्रोटॉन जनरेट होगा, एक न्यूट्रॉन कम होगा, उसके जगह प्रोटॉन प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज द वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जिसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, ये जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो स्केप आउट हो जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। तो उस कंडीशन में इसको हम इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहते हैं। अब कैसे है देखें, लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, उसके अंदर 10 प्रोटॉन है और 20 जो है वो न्यूट्रॉन है। अब एक बीटा पार्टिकल यहां से स्केप हो गया, ठीक है, बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। तो ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये किस तरीके से चेंज होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो किसका तादाद इंक्रीज होगा, प्रोटॉन 1 टाइम इंक्रीज होगा, जैसे कि प्रोटॉन पहले 10 थे अब हो गए 11, न्यूट्रॉन पहले 20 थे अब होंगे 19 न्यूट्रॉन्स। तो देखें यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर, तो हैज एन एटॉमिक नंबर दैट इज द 1 मोर देन दैट ऑफ एक्स, प्रीवियस एटॉमिक नंबर जो है उससे 1 टाइम ज्यादा होगा। ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जब भी यानी कि बीटा पार्टिकल जब भी प्रोड्यूस होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो है यानी कि मास नंबर जो है वो सेम रहता है। देखिए यहाँ पे मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो कितने हुए 30 हुए। अब यहाँ पे देखें 11 प्रोटॉन है प्लस 19 न्यूट्रॉन है, कितने होंगे 30 होंगे, यानी कि मास नंबर जो है वो सेम होगा। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो उसका जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज होगा फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियर। 6th one, the power loss P in a resistor is calculated using the formula P is equal to V square upon R. The uncertainty in the potential difference V is 3% and uncertainty in a resistance R is 2%. What is the uncertainty in P? One is a 4%, 7%, 8% और 11%, इसमें से कौन सा जो है वो परफेक्ट होगा वो देखना है हमें। देखें यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द 8%, लेकिन ये है कि 8% आया कहां से है। हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे P। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, जब भी V के यानी कि V के ऊपर स्क्वायर हो तो वो वैल्यूज जो है फ्रैक्शनल एरिया उसका डबल हो जाएगा, और अगर क्यूब है तो इसका फ्रैक्शनल एरिया ट्रिपल हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो इसको हम डबल कर लेते हैं उसी वैल्यू को, यानी कि 2V प्लस R। नेक्स्ट स्टेप में P इज इक्वल टू 2V एज इट इज है 2, P इज इक्वल टू 2, V कितना परसेंट है, V इज 3%, तो V के जगह हम लिख लेते हैं 3% प्लस R, R कितना परसेंट है, R इज 2%। So P is equal to 3 into 2 is 6% plus 2%, कितना होगा 6 plus 2 is 8%। तो uncertainty in P is 8%, ठीक है।
अगर लेट सपोज कोई और इक्वेशन होता, यानी कि इस तरीके से होगा, x इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन आर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर इसी तरीके से का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3y प्लस आर। ये याद रखें, ठीक है। फार्मूला इस तरीके से कन्वर्ट होगा, फिर भले वैल्यूज कैसे भी हो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वन, an object, and next one is the an object descends vertically at a constant velocity in c। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली फेंकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी भी समंदर के अंदर। द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर विस्कस ड्रग, यानी कि ड्रग फोर्स, अपथरस्ट फोर्स और वेट फोर्स उस पर एक्ट करेंगे। व्हिच रिलेशन बिटवीन देयर मैग्नीट्यूड इज करेक्ट? कौन सा रिलेशन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो करेक्ट होगा? वेट इज इक्वल टू ड्रग, वेट लेस देन ड्रग, और वेट लेस देन अपथरस्ट, वेट ग्रेटर देन अपथरस्ट। ये देखिए, लेट सपोज कि ये समंदर है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली इस समंदर के अंदर मूवमेंट कर रहा है। डाउनवर्ड फोर्स इज द वेट फोर्स, और ऑब्जेक्ट जैसे ही डाउनवर्ड आ रहा है तो इस ऑपोजिट ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन एक और फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम ड्रग फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस बॉडी में अपथरस्ट फोर्स भी, अपथरस्ट फोर्स यानी कि लिक्विड जो अपथरस्ट फोर्स अप्लाई, ऊपर फोर्स अप्लाई करे, दैट इज द अपथरस्ट फोर्स। तो लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ये याद रखें ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ उस पर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, यानी कि वेट फोर्स ज्यादा है अपथरस्ट फोर्स से, तो परफेक्ट आंसर विल बी वेट ग्रेटर देन अपथरस्ट। ये इसका परफेक्ट आंसर है। 8.1 द फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ। इम्पल्स का जो डायमेंशन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 में दोबारा रिपीट कर लेता हूं। द फिजिकल क्वांटिटी इम्पल्स हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ। इम्पल्स की डायमेंशन जो नीचे फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, इनमें से किसके बराबर है? फोर्स के बराबर है, पावर के बराबर है, एनर्जी या मोमेंटम के बराबर है? तो इसको देखने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि इम्पल्स का फार्मूला क्या है। इम्पल्स जो है वो बराबर है फोर्स इंटू टी, यानी कि फोर्स अप्लाई हो किसी पर्टिकुलर टाइम में तो वो इम्पल्स कहलाता है। अगर हम यूनिट फाइंड करें कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है, इंटू टाइम, और एक न्यूटन किसके बराबर है? एक न्यूटन बराबर है 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड, ठीक है। ये न्यूटन कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑलरेडी सेकंड हमारे पास है तो सेकंड स्क्वायर और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बाकी इक्वेशन बचेगा kg मीटर पर सेकंड। kg इज द यूनिट ऑफ मास और मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ v, और इम्पल्स जो है वो mv के बराबर है, और mv किसके बराबर है? इम्पल्स इज इक्वल टू ये mv, मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। तो परफेक्ट आंसर इज मोमेंटम। मोमेंटम और इम्पल्स का जो डायमेंशन है वो सेम होता है। नंबर 9 एमसीक्यूज, जो 9 एमसीक्यूज है वो है अ पर्सन कैन एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर, अ पर्सन कैन एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर ऑन द ग्राउंड इफ, कंडीशन क्या है? एक पर्सन ज्यादा प्रेशर किस कंडीशन में अप्लाई कर सकता है? ग्राउंड में। He stands with both feet flat on ground. He stands flat on one foot. He stands on the toe of one foot. He lie down on the ground. ये देखें, प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये याद रखें कि जितना भी एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। इसको हम समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि एक आदमी है जो कि अपने दोनों पांवों के साथ जमीन पे खड़ा हुआ है,
तो दोनों पाँव है, दैट मीन्स के एरिया ज्यादा है दोनों का, तो प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू दिस पर्सन, के एक पर्सन है एक पाँव के साथ खड़ा हुआ है, बाकी दूसरा पाँव उसका जो है वो ऊपर है, एरिया कम हो गया तो प्रेशर इसमें ज्यादा होगा। अब अगर एक आदमी है जो कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पाँव के जो उंगलियां हैं उसके साथ खड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन है, जस्ट उसका जो है वो उंगलियों के साथ, पाँव की उंगलियों के साथ ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जैसे ही उंगलियों के साथ खड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि एरिया कम हो गया, अभी भी पहले से भी कम हो गया। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस कंडीशन में मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई होगा, तो ट्वाइस जो है, तो इसका मतलब है कि वो उंगलियों में खड़ा हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है सी, दैट इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट वन, when flowing water enters the constructions of horizontal pipe, the water's speed increase, pressure remains constant. Second option है speed increase, pressure decrease. Third option है pressure decrease, speed decrease, pressure increase. Third one is fourth one is speed increase and pressure increase. तो कौन सा परफेक्ट आंसर है? तो इसमें जो परफेक्ट आंसर है दैट इज द स्पीड इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अब ये कंडीशन है कि किस तरीके से प्रेशर डिक्रीज होगा। इसको समझने के लिए हम एक पाइप ले लेते हैं यहाँ से, और ये इस तरीके से, लेट सपोज के एक पाइप है, इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिक्विड इंटर हो तो क्या इंक्रीज होगा, इसका स्पीड इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, या दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे। लेट सपोज यहाँ पे प्रेशर जो है वो P1 है, और प्रेशर P1 हम सपोज कर लेते हैं कि 2000 पास्कल है। वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन में दैट इज द 1 मीटर पर सेकंड, और V2 हमारे पास जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर हमें फाइंड करना है P2 वो कितना है। ये याद रखें कि यहाँ पे जो इक्वेशन अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन अप्लाई होगा, यहाँ पे हम इक्वेशन जो अप्लाई करेंगे वो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वो इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो किस तरीके से है, वो है P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी, और पानी का जो डेंसिटी है वो है ऑलमोस्ट वो है 1000 kg पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये है पानी का जो डेंसिटी। तो अगर वैल्यूज पुट करें, देखें ये तो कंफर्म है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा जब पानी जो है यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। तो लेकिन प्रेशर की बात है, प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो एक्चुअल आंसर में प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है, बाकी इक्वेशन के जरिए हम प्रूव करना चाहते हैं वाकई डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर हम वो ऑप्शन चूज करेंगे, अगर डिक्रीज है तो वो ऑप्शन बी ही हम चूज करेंगे। लेट सपोज P1 की वैल्यू हमारे पास है 2000 प्लस 1/2, ठीक है। और देखें ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से ये वैल्यूज कॉमन निकालेंगे हम, तो 1/2 रो की वैल्यू जो है वो है 1000 इंटू V1 हमारे पास है 1 स्क्वायर, माइनस हो जाएगा V2 हमारे पास है 2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू P2 हमें कैलकुलेट करना है। 1000 डिवाइड बाय 2 इज 500। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2000 प्लस 500, और यहां से 1 स्क्वायर इज द 1 माइनस 2 स्क्वायर इज द 4, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज इक्वल टू P2। तो 2000 माइनस 500 माइनस बाहर आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 1500 इज इक्वल टू P2।
2000 से 1500 माइनस करें तो बाकी 500, यानी कि P2 हमारे पास जो है वो 500 पास्कल हो गया, यानी कि प्रेशर डिक्रीज होगा। ये याद रखें कि when flowing water enters the constructions of horizontal pipe, the water speed जो है वो इंक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये थे हमारा जो है क्वेश्चंस 1 to 10। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और बाकी कमीशन के हवाले से जो टेस्ट पास पेपर है उसका जो सोल्यूशन मैनुअल है वो भी ये यहाँ पे अपलोड करता जाऊंगा कंटिन्यूसली 1 by 1 ईच क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।